हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। हरियाणा के शुरुआती रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। रुझानों में हरियाणा में बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है, तो वहीं शुरुआती रुझानों में हरियाणा में बाजी पलटती दिख रही है। अब भाजपा ने बढ़त बना ली है। शुरुआती रुझानों में भाजपा को बहुमत मिल गया है, तो वहीं अभी तक कांग्रेस जहां स्पष्ट बहुमत से आगे चल रही थी, वहीं अब भाजपा आगे हो गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है। बता दें कि दोनों राज्यों के चुनाव नतीजे पर इसलिए भी नजर है क्योंकि ये नतीजे आगामी राज्यों के चुनावों पर भी असर डाल सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के लिए 3 फेज में वोटिंग हुई थी, तो वहीं हरियाणा में सिर्फ 1 फेज में यानी कि 5 अक्टूबर के दिन मतदान हुआ था और आज ही के दिन दोनों राज्यों के नतीजे सामने आने वाले हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नायब सिंह सैनी ने आज कहा कि मतगणना का दिन है और मेरा पूरा विश्वास है कि पिछले 10 साल में भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप हम तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारी सरकार हरियाणा के लोगों की सेवा करती रहेगी और कांग्रेस सत्ता के लिए काम करती है और भाजपा सेवा के लिए काम करती है। बता दें कि लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच पहला बड़ा सीधा मुकाबला है। इस चुनाव के परिणाम का असर आने वाले दिनों में अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है। इस चुनाव में मुख्य पार्टियां भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल, बहुजन समाज पार्टी और जन नायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी है। बता दें कि हरियाणा में पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार रही है, तो कांग्रेस सत्ता में वापसी की ताल ठोक रही है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद चुनाव हुए हैं और धारा 370 समाप्त होने और केंद्र शासित राज्य घोषित होने के बाद ये पहला चुनाव था। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना 8 बजे से शुरू हो चुकी है, तो इस चुनाव के नतीजों से 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में पहली निर्वाचित सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा। इस विधानसभा चुनाव में मुकाबले में मुख्य रूप से कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस गठबंधन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है। ये चुनाव पूर्ववर्ती राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के 5 साल बाद हो रहा है। आपको ये भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर के भाजपा नेता कविंदर गुप्ता का कहना है कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लोगों को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है, पत्थरबाजी से मुक्ति दिलाई है, उन्हें अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और वंशवाद से भी मुक्ति दिलाई है। इसलिए जिस तरह से हम बुलेट से बैलेट की ओर, आतंकवाद से पर्यटन की ओर बढ़े हैं, लोगों ने भाजपा को भी वोट दिया है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और हम पार्टी बनाएंगे। एग्जिट पोल के बारे में उनका कहना है कि एग्जिट पोल के आंकड़ों और हमारे आंकड़ों में अंतर है। हम लोगों के बीच रहे हैं और हम लोगों की राय जानते हैं, परिणाम भाजपा के पक्ष में होंगे। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में टीचर और उसके परिवार की हत्या ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। घटना इतनी बड़ी थी कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और एक्शन के कड़े निर्देश भी दिए। इसी बीच पुलिस ने इस हत्याकांड के आरोपी चंदन वर्मा को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि चंदन वर्मा अकेले ही बुलेट पर आया और उसने घर में घुसकर सुनील, उसकी पत्नी और दोनों मासूम बेटियों को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि चंदन ने अवैध पिस्तौल से सभी को गोली मारी है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि चंदन जब सुनील के घर पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया और फिर शायद सुनील या फिर उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला होगा। इसके बाद चंदन ने 32 बोर की अवैध पिस्तौल से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके चलते घर के आंगन में सुनील और पूनम की मौत हो गई। तो वहीं दूसरे कमरे में घुसकर चंदन ने सुनील की 2 मासूम बेटियों को भी गोली मारी और फिर फरार हो गया। आपको बता दें कि चंदन के व्हाट्सएप चैट को लेकर भी पुलिस को बड़ी जानकारी मिली है। चंदन ने चैट में लिखा था कि 5 लोग मरेंगे। आशंका जताई जा रही है कि चारों को मारकर आत्महत्या का भी चंदन का इरादा रहा होगा। गौर करने वाली बात यह है कि मृतक सुनील के पिता ने चंदन के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई है। सुनील की सास ने भी चंदन पर ही हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि चंदन उनकी बेटी की हत्या करने की धमकी देता था, क्योंकि उनकी बेटी ने चंदन के खिलाफ छेड़छाड़ को लेकर मामला दर्ज करवाया था और चंदन गांव के लोगों से मेरी बेटी की हत्या करने की धमकी देता था। चंदन छेड़छाड़ के मामले में सुलह के लिए भी दबाव बना रहा था। जब चंदन छेड़छाड़ के मामले में जेल गया था तब भी उसने धमकी दी थी। सुनील के पिता ने जो FIR दर्ज कराई है उसके मुताबिक बात करें तो सुनील और चंदन के बीच कुछ दिन पहले ही विवाद हुआ था। विवाद के वक्त उनकी बहू पूनम भी वहां मौजूद थी।
अमेठी में हुए इस जघन्य हत्याकांड का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालत में आरोपी बचना नहीं चाहिए। ये भी बता दें कि पुलिस सूत्रों का ऐसा कहना है कि 3 से अधिक बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया होगा। मौके से पुलिस को 9 खोखे और 1 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। हत्याकांड में 2 से अधिक असलहों का इस्तेमाल किया गया है। अमेठी और रायबरेली पुलिस की जॉइंट 6 टीमें हत्याकांड के खुलासे में लगी हुई हैं। घटना को अंजाम देने आए बदमाश पैदल ही घर पहुंचे थे। आपको बता दें कि वहीं इस हत्याकांड को अंजाम देने बाद बाइक से वो फरार हो गए। अमेठी में 4 लोगों की हत्या का कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने इसको लेकर अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा से भी बातचीत की है। राहुल गांधी ने कहा कि किशोरी लाल जी और हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। किशोरी लाल जी, आप इनको इंसाफ दिलाने में जुटिए। अगर इंसाफ मिलते ना दिखे तो बताइएगा, मैं खुद आऊंगा। कचमा थाना क्षेत्र के प्रयागराज वाराणसी मार्ग पर स्थित कटका गांव के पास गुरुवार की रात भीषण सड़क हादसा हो गया। छत की ढलाई कर वापस आ रहे ट्रैक्टर सवार मजदूरों को पीछे से एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर किया गया। मौके पर एसपी सहित प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पहुंचे। सुबह तक राहत बचाव कार्य चलता रहा। भदोही जिले के औराई थाना क्षेत्र के त्यूरी गांव में छत की ढलाई का काम समाप्त कर देर रात ट्रैक्टर से चालक सहित 12 मजदूर वाराणसी की मिर्जा मुरादपुर थाना अंतर्गत अपने गांव बीरबलपुर लौट रहे थे। ट्रैक्टर के पीछे बाइक से मजदूरों का मुखिया भी चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार औराई की तरफ से आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर बाइक को टक्कर मारते हुए ट्रैक्टर से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर कुछ ऊपर उछलकर सड़क के बगल नाले में चला गया। फिर ट्रक उसके ऊपर से होते हुए नाले में फंस गया। नाले में पानी भरा था। कुछ की जोरदार टक्कर तो कुछ की नाले में दबने से मौत हो गई। रात लगभग 12:30 बजे घटी घटना की सूचना मिलते ही सीओ सदर अमर बहादुर सहित आसपास के थानों की फोर्स पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुट गई। नाले से शव निकाले गए तो सड़क पर स्थित क्षत विक्षत शवों को हटवाया गया। आज रात्रि लगभग 1 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना मिली कि मिर्जा मुराद कछवा बॉर्डर पर जीटी रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि एक ट्रैक्टर जिसमें 13 लोग सवार थे, जो कि जनपद भदोही से जा रहा था और बनारस की तरफ जा रहा था, उसको पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी है, जो कि अनियंत्रित हो चुका था। तत्काल इस सूचना पे हम सभी लोग वहां मौके पे पहुंचे और वहां पर जो भी बचाव का कार्य शुरू किया गया। उन 13 लोगों में से 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 जो घायल हुए उनको तत्काल इलाज के लिए बीएचयू भिजवा दिया गया है। ये सभी 13 लोग जनपद और भदोही में काम करते थे लेबर का, और आज रात्रि में ढलाई का काम करके वापस अपने गांव, जो कि मिर्जा मुराद में पड़ता है बनारस में, वहां लौट रहे थे। और ये सभी लोग वहीं मिर्जा मुराद के रहने वाले हैं। इसमें जो शव हैं 10 लोगों के, उसको कब्जे में लेके मोर्चरी भिजवा दिया गया है। घायलों का इलाज बीएचयू में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। एफआईआर दर्ज की जा रही है। आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर किया गया। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। एसपी अभिनंदन और सीओ सदर ने लोगों को समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से शुरू हो सका। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह और एसडीएम गुलाब चंद्र भी पहुंचे। वाहनों के बिखरे टुकड़ों को हटाने का कार्य चल रहा था। आगरा में एक शिक्षिका का अपने ही स्कूल के 10वीं के छात्र ने शारीरिक शोषण किया। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। शिक्षिका की दूरी बनाने पर दोस्तों को वीडियो भेज दिया, वो भी अपने पास बुलाने का दबाव बनाने लगे। बात नहीं मानने पर इंस्टाग्राम पर पेज बनाकर वीडियो अपलोड कर दिया। मिशन शक्ति अभियान से पीड़िता को सहायता मिली, वो पुलिस के पास पहुंची। शुक्रवार को 3 छात्रों को पकड़ लिया गया।
एक छात्र की तलाश में दबिश दी जा रही है। पीड़िता शाहगंज क्षेत्र की रहने वाली है। वो मथुरा के जैत क्षेत्र में एक स्कूल में शिक्षिका थी, वहीं पर किराए पर कमरा लेकर रहती थी। कक्षा 10वीं का छात्र पढ़ाई में कमजोर था, इस पर वो शिक्षिका से अतिरिक्त कक्षाएं लेने लगा। इस दौरान बातों में लेकर शिक्षिका को जाल में फंसा लिया। उसने मोबाइल से वीडियो बना लिए, ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करने लगा। उन्होंने छात्र का नंबर ब्लॉक कर दिया। इस पर उसने अपने गांव के 3 युवकों को वीडियो दे दिए, वो भी व्हाट्सएप पर वीडियो भेजकर मिलने के लिए आने का दबाव बनाने लगे। इंस्टाग्राम पेज बनाकर वीडियो अपलोड कर दिया। इसका पता चलने पर शिक्षिका खुदकुशी की सोचने लगी। पिछले दिनों पुलिस शिक्षिका के मोहल्ले में मिशन शक्ति अभियान के लिए गई थी, इससे उसे हिम्मत मिली। उन्होंने डीसीपी सिटी सूरज राय से गुहार लगाई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को पकड़ लिया। पेज बनाने वाले युवक की तलाश में दबिश दी जा रही है। यति नरसिंहानंद गिरी द्वारा मोहम्मद साहब पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर जहां देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है, वहीं राजधानी जयपुर में आज जुम्मे की नमाज के बाद कई जगह विरोध देखने को मिला। वहीं प्रदेश संयुक्त सचिव AIMIM जुबेर खान के नेतृत्व में AIMIM कार्यकर्ताओं ने जयपुर के सदर थाना पहुंचकर यति नरसिंहानंद गिरी पर FIR दर्ज करवाई। वहीं जुबेर खान ने कहा है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी यूपी पुलिस से अपील है कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आए दिन इस तरीके के भड़काऊ भाषण देता है और देश का माहौल खराब करने का काम करता है। इस मौके पर जयपुर के गणमान्य लोग एवं AIMIM के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद रहे। संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण से जुड़े मामले पर करीब 14 साल बाद शनिवार को नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने फैसला सुनाया है। साल 2010 से शुरू हुए इस मामले में अवैध निर्माण रोकने को लेकर कुल 38 नोटिस नगर निगम ने जारी किए। इनमें 27 नोटिस अकेले सलीम नाम के व्यक्ति को भेजे गए, जो साल 2016 तक नगर निगम की सुनवाई में आता रहा। फिर अचानक सलीम गायब हो गया। सुनवाई में न आने पर 15 जून 2016 को कोर्ट ने इसे एक्स पार्टी घोषित कर दिया। वहीं वक्फ बोर्ड को भी इस मामले में 11 नोटिस जारी किए गए। साल 2010 से लेकर 2024 तक इस मामले में कुल 45 पेशियां हुई। अब 46वीं पेशी में कोर्ट ने अवैध निर्माण गिराने का आदेश सुना दिया है। मस्जिद में अवैध निर्माण होने की शिकायत 31 मार्च 2010 को नगर निगम को मिली थी। इस पर 3 मई 2010 को नगर निगम ने पहला नोटिस जारी कर काम रोकने के आदेश दिए। यह नोटिस सलीम को जारी किया गया था। वहीं 2 सितंबर 2010 को वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी नोटिस जारी हुआ। 2011 में भी कई नोटिस जारी किए गए। 2012 तक 2 मंजिला मस्जिद बनी थी। कमेटी ने यहां और निर्माण के लिए नक्शा पास कराने के लिए आवेदन किया, लेकिन खामियों के चलते नगर निगम ने यह नक्शा लौटा दिया। इसके बाद कमेटी ने बिना नक्शा पास कराए ही साल 2018 तक यहां 5 मंजिला मस्जिद खड़ी कर दी। इस मामले में कुल 46 बार आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई। हर बार फैसला आगे टलता गया। वहीं नगर निगम के वर्तमान आयुक्त भूपेंद्र अत्री के पास पिछले 1 साल की अवधि में इस मामले पर कुल 4 बार ही सुनवाई हुई थी। चौथी ही सुनवाई में आयुक्त ने सभी पहलुओं को जानने के बाद अवैध निर्माण गिराने का फैसला सुना दिया। इस फैसले से मस्जिद कमेटी समेत अन्य पक्ष भी संतुष्ट हैं। अत्री की तैनाती के बाद शहर में अवैध निर्माण से जुड़े करीब 1400 मामलों की सुनवाई तेजी से आई। इसमें अवैध निर्माण के मामलों में भी कमी आई है। संजौली मस्जिद जिस जमीन पर बनी है उस पर भी अलग अलग दावे हो रहे हैं। शनिवार को आयुक्त कोर्ट में सुनवाई के दौरान रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी ने रिकॉर्ड पेश करते हुए दावा किया है कि जिस जगह मस्जिद बनी है वह सरकारी जमीन है और कब्जा अहल-ए-इस्लाम है। अहल-ए-इस्लाम का मतलब यह नहीं है कि यह प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो गई। जिस खसरा नंबर 66 पर वक्फ बोर्ड मस्जिद होने का दावा कर रहा है उस पर कोई मस्जिद रिकॉर्ड में नहीं है। कहा कि संजौली में वक्फ बोर्ड की करीब 156 बीघा जमीन है, लेकिन वह दूसरी है। जहां मस्जिद बनी है वह सरकारी जमीन है। दूसरी ओर वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने दावा किया है कि यह बोर्ड की जमीन है। इसका राजस्व रिकॉर्ड भी उनके पास है, लेकिन आयुक्त ने कहा कि इस कोर्ट में मामला अवैध निर्माण पर चल रहा है। भूमि किसके नाम पर है इस पर बहस नहीं होगी। मस्जिद के भीतर होने वाली अन्य गतिविधियों पर भी कोर्ट में बहस नहीं हो सकती। सहायक निदेशक श्याम लाल सांटोलिया ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024 की पालना में आज दिनांक 6 अक्टूबर
2024 को GIS स्कूल कठूमर के परिसर में एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का रविवार को विधायक रमेश खींची की मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। शिविर में भिवाड़ी, नीमराणा, टपूकड़ा, बावल, गुरुग्राम, जयपुर की 20 कंपनीज यथा निर्माण, एक MCG विनिर्माण, कॉल सेंटर, सूचना प्रौद्योगिकी, विपणन हैवल्स आदि ने 1054 युवाओं का चयन प्राथमिक तौर पर किया गया और 283 युवाओं को नियुक्ति की अंतिम चयन सूची विधायक द्वारा युवाओं को समर्पित की तथा 75 युवाओं के MYSY के आवेदन स्वीकृत किए गए। इस अवसर उपनिदेशक भरतपुर रघुवीर मीना, उपखंड अधिकारी मोहक्कम सिंह सिनसिनवार, तहसीलदार राजेंद्र यादव, पूर्व प्रधान संजय खींची, नगर पालिका अध्यक्ष शेर सिंह मीणा, भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज, स्कूल संचालक रमेश चौधरी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र कसाना, मंडल अध्यक्ष सुनील बजाल, डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह चौधरी तिगरिया रिंकू बड़का, सरपंच कल्लू राम चौधरी, सरपंच श्रीभान चौधरी, सरपंच गुड्डू शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी बाबूलाल राजौरिया, विनोद शर्मा, राजकुमार नावरिया, गणेश राघव, हरिकोम, ललित कुमार आदि ने अपना सहयोग प्रदान किया। शिविर में 1586 युवाओं ने भाग लिया। सभी प्रतिभागी युवाओं को व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया। इस अवसर पर विधायक खींची ने सभी कंपनियों के HR गण का साफा पहनाकर स्वागत किया तथा कठूमर के प्रत्येक युवा को रोजगार एवं कौशल विकास सुविधा से जोड़ने का आह्वान किया तथा नए कल कारखानों एवं रीको के विस्तार की आवश्यकता जताई। हर एक युवा को कौशल और काम से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु प्रेरित किया। हाईटेक होने का दम भरने वाली अमेठी पुलिस एक परिवार के कातिल चंदन की गिरफ्तारी में पूरी तरह से फेल साबित हुई। लाव लश्कर, उपकरण, संसाधन सब धरे के धरे रह गए। पुलिस सिर्फ यहाँ वहाँ दबिश देने में व्यस्त रही और STF ने अपना काम कर दिया। STF द्वारा चंदन की गिरफ्तारी होने के बाद अब पुलिस अपनी पीठ थपथपाती दिख रही है। रायबरेली के रहने वाले शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम और 2 बेटियों की अमेठी के अहोरबा भवानी कस्बे में हत्या की घटना ने लोगों को हिला कर रख दिया। घटना के बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे कि आखिर पूरे परिवार का सफाया करने वाले कौन और कितने लोग होंगे। कुछ देर बाद पता चला कि शिक्षक की पत्नी ने रायबरेली के ही रहने वाले चंदन के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज कराया था। इसी को आधार मानकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। कुछ घंटों बाद ही स्थिति स्पष्ट हो गई कि इस घटना में हत्यारोपी चंदन जरूर रहा होगा। देर रात मृतक शिक्षक के पिता ने चंदन के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया। ऐसी स्थितियां साफ होती गईं और पुलिस ने चंदन की तलाश शुरू की, लेकिन उसकी परछाई तक नहीं पहुंच पाई। CCTV फुटेज खंगाले गए। पुलिस ने चंदन की तलाश में पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। STF ने यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर से चंदन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हाथ मलती रह गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार चंदन एक्सरे टेक्नीशियन था। वह अच्छी कमाई भी करता था। करीब 1.5 वर्ष पहले वह पूनम के संपर्क में आया था। चंदन पूनम पर खूब पैसे खर्च करता था। चर्चा है कि चंदन ने करीब 10 लाख रुपए में रायबरेली के इंदिरा नगर में पूनम के नाम 2 बिस्सा जमीन भी ली थी, जिसमें चंदन व उसके रिश्तेदार दीपक गवाह थे। चंदन ने पूनम और उसके परिवार से अपने रुपए मांगने शुरू किए तो दोनों के संबंधों में खटास आ गई। इसी के बाद पूनम ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। यही रार आगे चलकर हत्या की वजह बन गई। पुलिस भले ही दावा कर रही है कि चंदन वारदात के लिए पहली बार अहोरबा भवानी स्थित पूनम के घर आया था, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। वह कई बार यहाँ आया था। उसे क्षेत्र में मकान की पूरी जानकारी थी। चर्चा है कि जब से शिक्षक का परिवार यहाँ रहने लगा था, तब से वह यही चक्कर लगाता रहा। उसे क्षेत्र की पूरी जानकारी थी। तभी उसे पता चला कि वारदात कैसे, किस समय अंजाम देना है, किस तरह भागकर निकल जाना है। इसलिए उसे घटना के दिन अपनी बाइक रिश्तेदार की दुकान के पास खड़ी की। हत्या के बाद वह भागकर अपनी बाइक के पास पहुंचा और फिर आसानी से फरार हो गया। पुलिस मुठभेड़ के बाद शनिवार सुबह चंदन को जिला अस्पताल से CSC ले जाया जा रहा था। इस दौरान उसे सवाल किया गया कि घटना में प्रयुक्त पिस्टल वह कहां से लाया था। उसने जवाब दिया कि पता नहीं। उसने पूनम से रिश्ते की बात भी नकार दी। बच्चों की हत्या पर बोला, मुझसे गलती हो गई। आपको बता दें, शिक्षक परिवार की हत्या के लिए चंदन ने देसी पिस्टल का इस्तेमाल किया था। 2 मैगजीन भी प्रयोग की थी। चंदन ने 37,000 रुपए में पिस्टल खरीदी थी। सूत्रों के अनुसार चंदन ने अंबेडकर नगर से पिस्टल खरीदी थी। पुलिस असलाह सौदागरों के बारे में जानकारी जुटा रही है।
एएसपी हरेंद्र प्रताप ने बताया कि पुलिस के पास अहम साक्ष्य हैं। चंदन ने ही सभी हत्याएं की हैं। उसके फोन की सीडीआर निकाली गई तो लोकेशन घटना स्थल पर मिली। घटना के समय उसने बाइक जहां खड़ी की थी वहां भी लोगों से पूछताछ की गई। वारदात में जब चंदन का नाम प्रकाश में आया तो पुलिस ने फौरी तौर पर चंदन के परिजनों से संपर्क किया। चंदन के भाई से पूछा तो उसने बताया कि चंदन कहीं गया है। अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा परिक्षेत्र खेरली तहसील कठूमर की ओर से महर्षि अरविंद महाविद्यालय खेरली में रविवार को प्रतिभा सम्मान समारोह और सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कठूमर तहसील के मेधावी बच्चों एवं समाज के नवचयनित सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले युवाओं ने भाग लिया। महासभा के तहसील अध्यक्ष विजेंद्र बेरका ने बताया कि कार्यक्रम में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने, IIT नीट परीक्षा सहित सरकारी सेवाओं में चयनित समाज के करीब 80 मेधावी छात्र छात्राओं को अतिथियों ने स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर अतिथियों ने कहा कि सम्मान से प्रतिभाओं का मनोबल बढ़ता है, वहीं दूसरे बच्चों को भी पढ़ाई में अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम में विधायक रमेश खींची ने बताया कि प्रतिभा सम्मान समारोह से समाज में युवाओं का मनोबल बढ़ता है और कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने, समाज की एकजुटता और शिक्षा के प्रचार प्रसार की बात कही। इस मौके पर अखिल भारतीय जांगिड़ महासभा के अध्यक्ष रामपाल जांगिड़ और राजस्थान जांगिड़ महासभा के अध्यक्ष घनश्याम जांगिड़ रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष विजेंद्र बेरका, योगेश जांगिड़, छोटेलाल जांगिड़ गारू, सिद्धार्थ जांगिड़, आनंद शर्मा आदि ने मुख्य भूमिका निभाई। यूपी में इन दिनों कोई एक गलती हुई नहीं कि पुलिस ठोकने को तैयार रहती है। देवरिया में छात्राओं के साथ छेड़खानी का एक मामला सामने आया। उस मामले के बाद जो आरोपी थे उनका हाफ एनकाउंटर किया गया है। चलिए ये पूरा मामला आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में आपको बाइक पर बैठे हुए 3 शख्स नजर आ रहे हैं। यही तीनों आरोपी हैं जो कुछ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब घूम रहा है। लेकिन बाइक पर बैठकर लड़कियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले और बाइक पर बैठकर लड़कियों को छेड़ने वाले ये लड़के अब अस्पताल में भर्ती हैं। ये सब हुआ कैसे? दरअसल उत्तर प्रदेश के देवरिया में छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। बात है 6 अक्टूबर की, जब 6 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे तरकुलवा थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ होती है। इस मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लग जाती है। उन्हें देर रात 12 बजे महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। पुलिस की ओर से जब जानकारी सामने आई तो कहा गया दोनों का इलाज चल रहा है। मामला है 2 छात्राओं के साथ छेड़खानी का। स्कूल से परीक्षा देकर साइकिल से घर लौट रही छात्राओं के साथ छेड़खानी हुई थी। ये उसी छेड़खानी का वीडियो है। वहीं एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई। देवरिया में छात्राओं के साथ रास्ते में घेर कर छेड़खानी करने वाले 2 सौदे रविवार की रात करीब 11:30 बजे तरकुलवा थाना क्षेत्र में पुलिस से एनकाउंटर में भिड़ गए। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पैर में गोली लगी है। इसके बाद इन्हें देर रात 12 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीओ सिटी समेत अन्य अधिकारियों ने एनकाउंटर की सूचना के बाद अस्पताल पहुंचकर जानकारी ली। तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 2 छात्राओं के साथ छेड़खानी का ये पूरा मामला है। छात्राएं पास के ही स्कूल में 8वीं कक्षा की छात्राएं हैं। शुक्रवार की सुबह जब वो स्कूल में परीक्षा देने के लिए साइकिल से गई थी, परीक्षा देने के बाद दोनों छात्राएं अपने घर लौट रही थी। इस दौरान रास्ते में एक बाइक पर सवार 3 से 4 युवकों ने दोनों छात्राओं को रास्ते में घेर लिया। छात्राओं के साथ वो छेड़खानी करने लगे। छात्राएं किसी तरह चंगुल से छूटकर भागी। छात्राओं ने घर पहुंचकर मामले की जानकारी अपने घर वालों को दी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू किया गया। आरोपियों की सूचना के आधार पर रविवार रात को एक्शन में आई पुलिस ने कार्रवाई की। देवरिया में स्कूल की छात्राओं की छेड़खानी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद ये मामला गरमाया भी। इस मामले में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का भी बयान सामने आया। उन्होंने घटना को लेकर दावा किया था कि छेड़खानी नहीं हुई थी। हालांकि पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की। रविवार की रात हाफ एनकाउंटर में ऋतिक यादव और धीरज पटेल को अरेस्ट किया गया। देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र में 2 छात्राओं के साथ हुई छेड़खानी में शामिल तीसरे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी नाबालिग है। पुलिस चौथे आरोपी को गिरफ्तार करने में जुटी है। लड़की से छेड़खानी की घटना में 4 आरोपियों की संलिप्तता सामने आई थी। 2 को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। हमास हमले की बरसी से पहले इजराइल में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। 7 अक्टूबर को हमास हमले की पहली वर्षगांठ से पहले रविवार को दक्षिणी इजराइल के बीर सेवा में गोलीबारी हुई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि इस हमले में 10 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि आपातकालीन कर्मी मैगन डेविड एडोम ने बताया है कि एक 25 वर्षीय महिला को मृत घोषित कर दिया गया है और 10 घायलों का इलाज किया जा रहा है। रिपोर्ट में तो यह भी बताया गया है कि बीर शबा के सोरोका मेडिकल सेंटर में 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक गंभीर और लोगों को मध्यम स्थिति में बताया गया है। इन सभी को आतंकियों द्वारा मारी गई गोली लगी है। 5 अन्य घायल हैं जिन्हें हल्की चोटें आई हैं और उन्हें अच्छी स्थिति में बताया गया है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार हमला करने वाला आतंकी बेदोइन समुदाय का इजरायली नागरिक था। पुलिस ने कहा है कि घटना को संदिग्ध आतंकवादी हमला माना जा रहा है। पुलिस प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि कुछ समय पहले पुलिस मुख्यालय को बीर शेवा में केंद्रीय स्टेशन पर संदिग्ध गोलीबारी की घटना के बारे में सूचना मिली थी। इस हमले में घटनास्थल पर कई लोग घायल हैं। हालांकि आतंकवादी को घटनास्थल पर ही मार गिराया गया और दक्षिणी जिले के कई पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद हैं। यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की बरसी मानी जा रही है। बीते 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला बोला था। इसमें 1200 लोग मारे गए थे। इसके अलावा हमास के आतंकी करीबन 250 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे, जिसके जवाब में आज भी इजराइल ने गाजा में सैन्य अभियान शुरू रखा है, जो अभी तक जारी भी है। यह वारदात पिछले हफ्ते हमास की तरफ से किए गए गोलीबारी हमले के कुछ दिन बाद हुई है, जिसमें इजराइल की राजधानी तेल अवीव में 7 लोग मारे गए थे। तेल अवीव हमला 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से देश में सबसे घातक में से एक माना जा रहा था। वहीं ईरान ने इजराइल पर लगभग उस दौरान 200 मिसाइलें दागी थीं। अब इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के बाद से गाजा में युद्ध चल रहा है, जिसमें अब तक लगभग 1000 लोगों से ज़्यादा की मौत हो गई है। अधिकांश इसमें नागरिक थे। वहीं हमास की तरफ से संचालित क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल के करीब सैनिक अभियान में गाजा में कम से कम 40,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे। इस पर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अभी ये आंकड़े विश्वसनीय हैं। वहीं लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। हाल ही में इजरायली सेना ने लेबनान में हवाई हमले किए। लेबनान की राजधानी बेरूत में 9 लोग मारे गए और 24 अन्य इस घटना में घायल हुए हैं। हमले से माउंट लेबनान में 2 लोग मारे गए और 15 अन्य घायल हो गए हैं, जबकि बालबैक हमरेल गवर्नेट में 9 लोग घायल हो गए हैं।